एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। आप ये चेक करो, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का कॉन्जुगेट प्लस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर पहले का कॉन्जुगेट, अल्टरनेटिवली एक को दूसरे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये वैल्यू रियल वैल्यू आ रही है, ये चेक करना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं Z1 और Z2, आपको चेक करना है अल्टरनेटिवली मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं, Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट, और उनको ऐड करूं तो क्या मुझे हमेशा रियल नंबर मिलेगा, ये चेक करो एक बार। Z1 को मान लो A प्लस आयोटा B, Z2 को मान लो C प्लस आयोटा D। वही काम एक बार लिख के देखो कि कहीं पे आयोटा बचता है कि नहीं, मेन काम आपका ये चेक करना। रियली आ रहा है, देख मल्टीप्लाई A इंटू सी AC, A इंटू डी माइनस AD आयोटा, आयोटा B इंटू सी, आयोटा 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 स्क्वायर बनेगा प्लस BD प्लस, ये तो बना हमारा पहला मल्टीप्लिकेशन। ये बनेगा C इंटू ए AC माइनस BC आयोटा प्लस AD आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस B इंटू डी। ये बनता है AC प्लस BD, रियल बन रहा है, प्लस आयोटा BC माइनस AD प्लस, ये बन रहा है AC प्लस BD, AC प्लस BD प्लस आयोटा AD माइनस BC। ये बन, ये है AD माइनस BC, ये है BC माइनस AD। एक माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा BC माइनस AD, पर साइन बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव साइन, ये लिखा हुआ BC माइनस AD आयोटा, BC माइनस AD आयोटा, आयोटा वाली टर्म साथ में है, साइन ऑपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स AC प्लस BD। कोई आयोटा की टर्म है नहीं, तो इसका मतलब Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, अल्टरनेटिवली जब मल्टीप्लाई करते हैं एक को दूसरे के कॉन्जुगेट से, दूसरे को पहले के कॉन्जुगेट से, तो हमेशा रियल नंबर आता है, 2 टाइम्स AC प्लस BD आता है। और भी स्पेसिफिकली लिख सकते हैं, AC प्लस BD पहले कहां देखा हमने, यहां पर देखा है, ये भी AC प्लस BD है, ये भी AC प्लस BD। पहले का मल्टीप्लीकेशन किया था तो ये आया था, ये क्या था, Z इंटू Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट था, ये था Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट था। तो Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट किया, जो उसका रियल पार्ट है वही है AC प्लस BD, या फिर आप कह सकते हो Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट किया, उसका रियल पार्ट है AC प्लस BD। तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, ये 2 टाइम्स रियल पार्ट AC प्लस BD। AC प्लस BD किसका रियल पार्ट है, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो AC प्लस BD, इसका क्यों, इसका भी तो रियल पार्ट यही था, Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, ये भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स रियल पार्ट Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। बात सही, तो इसको लिख लो Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू दूसरे का कॉन्जुगेट, किसी ऑर्डर में लिख लो, Z1 Z2 कॉन्जुगेट लिखो या Z2 Z1 कॉन्जुगेट लिखो, दोनों के बराबर है। क्लियर है, इसको हम यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टी अपने आप में तो इतनी खास नहीं है, पर इसको हम यूज करेंगे जो अगली प्रॉपर्टी है उसमें। क्लियर है, चले आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि हमने मॉडुलस के बारे में बार बार क्या बात कही है,
क्या सबसे खास बात है मॉडुलस की? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेपरेट हो जाता है, एडिशन में सेपरेट नहीं करना। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी एडिशन में सेपरेट तो नहीं कर सकते, पर मॉडुलस की प्रॉपर्टी एडिशन में एक बनती है। जैसे मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, इसके मॉडुलस को लिखा जा सकता है। ये मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 तो नहीं बनता है, पर जो बनता है वो देखते हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर बनती है। मुझे ये पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस दिया हो तो सबसे काम की प्रॉपर्टी रहती है कि मॉडुलस का स्क्वायर होता है वही कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट। इसको हमने पहले भी यूज किया। मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, तो अगर मॉडुलस निकालना है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, इसके मॉडुलस का स्क्वायर बनना चाहिए यही कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाइड बाय इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। बात सही? मॉडुलस की प्रॉपर्टी सेपरेट तो नहीं होती, पर कुछ तो बनता होगा। इस वजह से वो जो कुछ बनता है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमें स्क्वायर में प्रॉपर्टी पता है, मॉडुलस का स्क्वायर होता है वही कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट। और क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? देखो कोई है स्टेप जो दिखाई दे रहा हो कि ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी। कॉन्जुगेट तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग हो जाता है। अब क्या करें? सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं और कोई सिंप्लीफिकेशन बचा ही नहीं। Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। मुझे पता है कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट मॉडुलस का स्क्वायर बनता है, तो ये बनेगा मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर, ये बनेगा मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, ये वाला पार्ट यहां पर, ये वाला पार्ट यहां पर, प्लस में ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है ये बनेगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट। बात सही? इसको हमने अभी अभी देखा था, इसीलिए हमने उसको सेपरेटली किया था कि Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट 2 टाइम्स रियल पार्ट। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आता है 2 टाइम्स रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। इसको लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट लिखो या Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट लिखो, एक ही बात। ये बनती है प्रॉपर्टी मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 के स्क्वायर की। अगर अलग तो नहीं कर सकते, पर अगर Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस को लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। याद रखने में ऐसे लग रहा है डिफिकल्ट है, पर ये है नहीं। ध्यान दो, कुछ ऐसा ही ओपन होता है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आना चाहिए था, बस a भी नहीं है। वो जो 2ab है उसकी जगह है 2 टाइम्स रियल पार्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू दूसरे का कॉन्जुगेट। इसे चाहे Z1 Z2 कॉन्जुगेट लिखो चाहे Z2 Z1 कॉन्जुगेट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना एक कॉम्प्लेक्स नंबर यूं का यूं दूसरे का कॉन्जुगेट Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी एडिशन में ये है, सेपरेट करना अलाउड नहीं है, पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है? एक और करके देखो, बिल्कुल सेम लॉजिक से ये करके देखो। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी क्या बननी चाहिए? बिल्कुल सेम लॉजिक लगाओ, एग्जैक्टली यूं का ही। मॉडुलस का स्क्वायर दिया हुआ है, Z इंटू Z कॉन्जुगेट मॉडुलस का स्क्वायर होता है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। जो स्टेप्स ऊपर किए हैं देखो क्या बन रहा है। बिल्कुल सेम, मॉडुलस का स्क्वायर है तो मॉडुलस का स्क्वायर होता है हमेशा Z इंटू Z कॉन्जुगेट लिखा जाता है। तो Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 पूरे का कॉन्जुगेट। फिर सिंप्लीफाई करके देखो क्या बन रहा है। बिल्कुल करेक्ट, डन। ये सेकंड स्टेप वाली प्रॉपर्टीज है, इसलिए इसको हमने लेट किया है ताकि पहली वाली प्रॉपर्टीज और इनमें कंफ्यूज मत होना। वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये सेकंड नंबर पे ध्यान रखने लायक।
डन। मॉडुलस का स्क्वायर है तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z2 इंटू इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट z1 माइनस z2 का पूरे का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की खास बात होती है अलग अलग हो जाता है। इसको लिखा जा सकता है z1 माइनस z2, इसको लिखा जा सकता है z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई कर देते हैं z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट माइनस साइन के साथ, माइनस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 इंटू माइनस z2 कॉन्जुगेट, ये बन जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर। z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर। माइनस साइन कॉमन लेंगे z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 z1 कॉन्जुगेट। इसीलिए देखा था हमने कि अगर अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई करें एक कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू दूसरे का कॉन्जुगेट प्लस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पहले का कॉन्जुगेट, ये बनता है 2 टाइम्स रियल पार्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू दूसरे का कॉन्जुगेट। चाहे इसे z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट लिखो चाहे z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट, दोनों सेम। तो ये बन जाता है मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट दिस, ये मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो मॉडुलस को सेपरेट करना अलाउड नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, पर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, स्क्वायर की टर्म्स में लिखा जा सकता है। याद करना ये भी उसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो इसमें 2ab नहीं आएगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू दूसरे का कॉन्जुगेट आता है। एक प्रॉपर्टी है। आज से एक प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी। एक तीसरी प्रॉपर्टी और आपको बुक में लिखी दिखाई देगी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर दोनों को ऐड कर दूं मैं, एडिंग 1 and 2, अगर दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर वाले पार्ट ऐड करेंगे तो ये दोनों तो सेम है, ये ऑपोजिट साइन के, 2 टाइम्स रियल पार्ट z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट, तो ये पार्ट लास्ट वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, बनेगा 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर। 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये लिखा जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा कॉमन, ये बन जाएगा अपने पास, ये भी लिखा जा सकता है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, इन्हीं को याद रखने की जरूरत है। अगर ये जरूरत पड़े तो वहां पर लिख लो, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2 टाइम्स रियल पार्ट z1 z2 कॉन्जुगेट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की जगह 2 टाइम्स रियल पार्ट z1 z2 कॉन्जुगेट। दोनों को ऐड करना है तो उसके बाद ऐड कर लो, ये हमेशा ही इसी के बराबर आएगा। बात सही, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आता है सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये हम पहले भी देख चुके हैं पर उसको दोबारा विजिट कर। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है z1 प्लस z2 क्या बनता है, रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड हो जाता है। सेम लॉजिक सब्ट्रैक्शन का है, रियल पार्ट रियल में से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट होगा। और अगर वेक्टर्स दिए हो दो, अगर हम देखें कि वेक्टर्स आपने पढ़े हल्का फुल्का फिजिक्स में, ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अगर दोनों वेक्टर्स को ऐड करना हो कैसे करते हैं, i वाला कंपोनेंट i में, j वाला कंपोनेंट j में, ऐसे ही करते हो आप। x1 प्लस x2 i कैप प्लस y1 प्लस y2 j कैप। वेक्टर्स नहीं करेंगे पर ये देख रहे हैं कि लॉजिक कितना सिमिलर है।
वहां पर रियल पार्ट रियल में ऐड हो रहा है, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी में हो रहा है, या आई वाला पार्ट आई में ऐड हो रहा है, जे वाला पार्ट जे में ऐड हो रहा है। बिल्कुल सेम लॉजिक है। अगर आई वाले पार्ट को मैं रियल वाला पार्ट मानने लग जाऊं, जे वाले पार्ट को इमेजिनरी वाला पार्ट मानने लग जाऊं, हो गया काम। ये आई और वो आई सेम नहीं है, ये तो आई कैप है, यूनिट वेक्टर है, वो आयोटा है, स्क्वायर रूट -1। पर एडिशन का लॉजिक बिल्कुल सेम है। सब्ट्रैक्शन का देखोगे a माइनस सी बी माइनस डी बनेगा। सब्ट्रैक्शन यहां देखोगे x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 दिखेगा। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो वेक्टर्स के लॉज को फॉलो करता है। जिस लॉजिक से वेक्टर्स ऐड होते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल सेम लॉजिक से कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो आप हमेशा ये याद रख सकते हो कि सम और डिफरेंस में, फॉर सम एंड डिफरेंस, complex numbers follow laws of vector addition and subtraction। मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आसान होता है, सीधा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली चीजें फिट बैठ जाती है। वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट करोगे या क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, उसमें थोड़ा सा झंझट है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वही रूल होते हैं जो वेक्टर्स के होते हैं। जैसे वेक्टर्स को ऐड करने का रूल क्या होता है, एक के हेड पर दूसरे की टेल अटैच करोगे तो जो रिजल्टेंट है वो बनेगा कि एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट, एक की टेल को दूसरे के हेड से अटैच करोगे तो ये अगर ए वेक्टर था, ये अगर बी वेक्टर था, तो ये बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही होता है रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। एक के हेड पर दूसरे की टेल को अटैच करो, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट खाली दिखाई देगा, उस इनिशियल फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो वो उनका रिजल्टेंट। सेम लॉजिक यहां पर भी किया जा सकता है कि अगर यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर, एरो से तो हम दिखा ही रहे थे जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहे थे, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, तो Z1 प्लस Z2 वेक्टर लॉज को फॉलो करता है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एरो का ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा Z1 प्लस Z2। ऐसे ही, बस ये वेक्टर नहीं है तो ऊपर वेक्टर नहीं लगाया हुआ है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों सेम लॉज को फॉलो करते हैं। सेम सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन कैसे करते थे, अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, इस बार हेड के ऊपर टेल अटैच नहीं करनी, इस बार टेल से टेल अटैच करनी। अगर टेल से टेल अटैच किया तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये वेक्टर बनाओगे, ये भी वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, उल्टी डायरेक्शन में बनाओगे वो भी वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। फाइनल पॉइंट को जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस इनिशियल पॉइंट को जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो वेक्टर है फाइनल पॉइंट बी से रिप्रेजेंटेड है, माइनस इनिशियल पॉइंट ए से रिप्रेजेंटेड है, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये बन जाता है। सेम लॉजिक कॉम्प्लेक्स नंबर में भी काम करता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सेम रहते हैं। ये Z1 है, ये Z2, तो अगर मैं दोनों के हेड से हेड अगर ज्वाइन करूं तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, Z2 माइनस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर। बस यहां पर वेक्टर्स की तरह एरो नहीं बनाई जाती उनके हेड पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये वेक्टर वाले लॉज को ही फॉलो करते हैं क्योंकि लॉजिक बिल्कुल सेम है। वहां पर आई और जे ऐड हो रहे हैं या रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल और इमेजिनरी वाला पार्ट ऐड हो रहा है। क्लियर? तो इसको याद है आपको, ये इसे बोलते क्या है, ये जो सम का लॉ होता है, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बोलते हैं ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, उसमें भी ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल दोनों में बनता है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। सेम यहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, रिजल्टेंट ट्राइंगल में तीसरी साइड बनती है, दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ट्राइंगल में तीसरी साइड बनती है। ट्राइंगल की एक खास प्रॉपर्टी होती है, ट्राइंगल की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर तीन साइड्स हैं, एक साइड ए, एक साइड बी, एक साइड सी, किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा रहता है। जो ए प्लस बी है वो हमेशा ग्रेटर देन सी रहेगा अगर ट्राइंगल बन रहे, बी प्लस सी है हमेशा ग्रेटर देन ए रहेगा अगर ट्राइंगल बन रहे, सी प्लस ए है हमेशा ग्रेटर देन बी रहेगा अगर ट्राइंगल बन रहे। तो जब भी ट्राइंगल बनेगा तो दोनों दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा रहेगा। अगर ट्राइंगल बनना बंद हो जाता, जैसे इसको मैं फ्लैट करना शुरू करूं, ऐसे बना हुआ है, इसको मैं फ्लैट कर दूं, ये तो बन जाए सी साइड
और ये जो ए साइड है इसको मैंने फ्लैट कर दिया, तो फ्लैट करके यहां तक तो आया ए साइड और यहां से आ गया है बी साइड। ट्राइंगल बनना बंद हो गया, स्ट्रेट लाइन बननी शुरू होगी। तो ए प्लस बी इक्वल टू सी हो जाता है जब ये ट्राइंगल एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक ट्राइंगल बनता रहेगा, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा रहेगा। दो साइड्स का सम अगर तीसरी साइड के बराबर हो जाता है, इसका मतलब आपने उसको फ्लैट कर दिया, फिर इक्वल साइन आ जाएगा। बात सही? तो ट्राइंगल्स लॉ तो ये बोलता है दो साइड्स का सम तीसरे से ज्यादा होगा, पर अगर ट्राइंगल बनना बंद हो गया तो दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर हो सकता है। ठीक है, सेम लॉजिक यहां पर लगता है वेक्टर्स में भी, कि वेक्टर्स में दो साइड्स का सम, ये साइड की लेंथ कितनी बनती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेंथ ऑफ वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेंथ ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। दो साइड्स का सम, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ का सम हमेशा इसकी लेंथ से ज्यादा रहेगा। इक्वल हो सकता है अगर ये एक ही लाइन में आ जाए, ट्राइंगल बनना बंद हो जाए, स्ट्रेट लाइन बनना शुरू हो जाए। सेम यहां पर होता है, दो साइड्स का सम ए प्लस बी का सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए। इसको आमतौर पर इस फॉर्म में याद नहीं किया जाता, पर बात यह भी सच होती है कि दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा या बराबर रहेगा। ज्यादा कॉमनली ये देखने को मिलता है। सेम लॉजिक कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दो साइड्स का सम, कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ क्या होती है? मॉडुलस ऑफ जेड। तो सेम लॉजिक यहां पर, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। यहां पर अगर देखें दोनों का सम हमेशा ग्रेटर देन रहेगा तीसरी साइड से, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2। इक्वल हो सकता है अगर तीनों के तीनों एक लाइन में आ जाए, ट्राइंगल बनना ही बंद हो जाए, स्ट्रेट लाइन पे आ जाए तो इक्वल साइन भी आ सकता है। बात सही? तो z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू z1 प्लस z2 का मॉडुलस। यहां पर भी लिखा जा सकता है इस केस में, इस रूल को यूजुअली ऐसे लिखा जाता है कि इन दोनों का सम इससे ज्यादा है, मॉडुलस ऑफ z2 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मॉडुलस ऑफ z1। अगर मैं z2 को एक तरफ ले आऊं तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। ये लिखा जा सकता है। इक्वल साइन आ जाता है जब स्ट्रेट लाइन बनती है, तो जब तक ट्राइंगल बनेगा तब तक इनइक्वालिटी रहेगी। इक्वल साइन अलाउड है अगर यहां पर स्ट्रेट लाइन में ये दोनों चीजें आ जाती हैं। तो ये ट्राइंगल्स की इनइक्वालिटीज है। ये प्रॉपर्टी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से उठ के नहीं आई, ये ट्राइंगल से उठ के आई है कि दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा रहेगा। अगर डिफरेंस में देखें तो दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा रहेगा, तो z2 को इधर ले आता हूं तो ये बन जाएगा z1 माइनस z2। दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा रहता है। बात से देखो एक बार, इसमें कोई दिक्कत हो, कोई पार्ट समझ में ना आए या दोबारा से मैं समझा दूं, एक बार देखो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट शुरुआत में लगता है, प्रोसेस करो एक बार, दोबारा से देखो नोट्स को कि क्या किया है हमने। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई है, ट्राइंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा रहता है। अगर बराबर आ गया तो मतलब ट्राइंगल बनना बंद हो गया, स्ट्रेट लाइन आ गई। तो इसलिए यहां पर दो साइड्स का सम हमेशा हम तीसरी साइड से बड़ा कर। देखो कोई डाउट आ रहा है? आ तो रहा होगा, पूछ ही लो। आता है इसमें तो एक साफ साफ मुझे ही दिख रहा है डाउट कि ये तो आना ही चाहिए। कोई भी ये बात बताएगा तो ये तो पूछना ही चाहिए कि ऐसे सोचो। कोई नहीं, मैं ही बता देता, मेरा ही डाउट बता देता। तो ये जो मैंने किया है, दो साइड्स का सम z2 प्लस z2 माइनस z1 ग्रेटर देन z1, तो क्या ये ऐसे भी कर सकते हैं z1 का मॉडुलस प्लस z2 माइनस z1, यहां पर z1 और यहां पर z2 नहीं लिख सकते कि क्या ऐसे ही लिखना जरूरी है? तीनों तरीकों से लिख सकते हैं। अगर तीनों तरीकों से लिखेंगे तो देखो, मैंने बोला इन दोनों साइड्स का सम इससे ज्यादा होगा, ये लिख दिया। ये भी तो लिख सकते थे इन दोनों साइड्स का सम इससे ज्यादा होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1 ग्रेटर देन रहेगा मॉडुलस ऑफ z2। ये क्यों लिखा? ये भी तो लिख सकते थे इन दोनों का सम इससे ज्यादा रहेगा, ये भी लिख सकते हैं।
मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 ग्रेटर देन रहेगा मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1। अच्छा ही, क्योंकि दो साइड्स का सम तीसरे से ज्यादा रहेगा, तो इन दोनों का भी इससे ज्यादा होना चाहिए, इन दोनों का भी इससे ज्यादा होना चाहिए, इन दोनों का भी इससे ज्यादा होना चाहिए, जब तक ट्राइंगल बन रहा है। ये बातें सारी सच है, सारी की सारी बातें हमेशा सच रहेंगी, पर ज्यादा यूज किया जाता है इसको, कि मैं इसके बारे में आमतौर पर जानने की कोशिश करता हूं कि Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस कहां पर आएगा। तो Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस अगर इसके अकॉर्डिंग लिखा तो ये आया Z1 माइनस Z2, इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा तो ये आएगा Z2 माइनस Z1 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस मॉडुलस ऑफ Z1। अच्छा ही, इक्वल साइन आ सकता है अगर ट्राइंगल बनना बंद हो जाए, स्ट्रेट लाइन पे दोनों के दोनों आ जाए। तो Z2 माइनस Z1 बोल रहा है Z1 माइनस Z2 दोनों के डिफरेंस से हमेशा ज्यादा रहेगा Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस, Z2 माइनस Z1 के डिफरेंस से हमेशा ज्यादा रहेगा। तो इसमें एक तो टर्म पॉजिटिव बनेगी, दूसरी ऑटोमेटिकली नेगेटिव बनेगी, क्योंकि ऑपोजिट साइन लिखा हुआ है, Z1 माइनस Z2 है, ये Z2 माइनस Z1। तो अगर ये टर्म बनी नेगेटिव, मान लिया एक टर्म तो नेगेटिव बनेगी, ये ऑपोजिट साइन है, अगर ये टर्म बनी नेगेटिव तो ये जो इनइक्वालिटी है वो यूजलेस है, क्योंकि मॉडुलस हमेशा ही नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। मॉडुलस हमेशा ही पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव से बड़ा रहेगा, तो मेरे लिए ये काम की वैल्यू बन जाएगी। अगर बाई चांस ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये इनइक्वालिटी यूजलेस हो जाएगी, कि जो मॉडुलस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसा दिखता है, तो नेगेटिव नंबर से तो हमेशा ही बड़ा रहेगा, कोई अलग जानकारी थोड़ी मिली है, तो फिर ये काम की जानकारी मिल जाएगी। बात सही। मॉडुलस को नेगेटिव नंबर से कंपेयर कर रहे हो तो यूजलेस इंफॉर्मेशन है। मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन -3, ये पता ही है भाई, मॉडुलस तो होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो मॉडुलस को जब भी नेगेटिव से कंपेयर करोगे यूजलेस इंफॉर्मेशन है, मॉडुलस को पॉजिटिव से कंपेयर करोगे काम की इंफॉर्मेशन। तो इनमें से जो भी पॉजिटिव बनेगा वो काम की इंफॉर्मेशन, जो नेगेटिव बनेगा वो यूजलेस है। ऐसा नहीं कि गलत है, बात तो सच है, पर मेरे काम की बात नहीं है। मॉडुलस ग्रेटर देन -3 कि नया क्या बताइए, तो मुझे पहले ही पता है, शुरू से ही पता है। मॉडुलस ग्रेटर देन -10 बता क्या रहे हो, ये तो मुझे पहले ही पता है कि मॉडुलस नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ग्रेटर देन -10 बनेगा। पर मॉडुलस को जब पॉजिटिव नंबर से कंपेयर किया जाएगा तो वो मेरे काम की इंफॉर्मेशन है। बोल रहा है ये मॉडुलस ग्रेटर देन 1 रहेगा, हाँ भाई काम की इंफॉर्मेशन है। मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहेगा, ये काम की इंफॉर्मेशन। तो इस वजह से इन दोनों में से एक ही काम की इंफॉर्मेशन आती है जो पॉजिटिव बनती है, तो इसको कंबाइन करके ऐसे लिखा जाता है। ये आपको लिखा मिलेगा बुक में कि Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस is always greater than equal to modulus of Z1 minus Z2। ये ऊपर मॉडुलस इसलिए लगा दिया जाता है कि इनमें से जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी वही उठा लेना। अगर Z1 minus Z2 पॉजिटिव है वो उठा लेना, Z2 minus Z1 पॉजिटिव है ये उठा लेना, दोनों के डिफरेंस में जो भी पॉजिटिव वैल्यू बनती हो उसको उठा लेना। इस वजह से इस फॉर्म में लिखा जाता है डिफरेंस का मॉडुलस, कि डिफरेंस में जो नेगेटिव बनेगा यूजलेस है, डिफरेंस में जो पॉजिटिव बनेगा तो केवल पॉजिटिव वैल्यू बताओ, ये काम की इंफॉर्मेशन मेरे पास। तो ये दो इंफॉर्मेशन अपने पास, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ Z1, सॉरी लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। सम में तो ये इनइक्वालिटी बनती है, डिफरेंस में ये इनइक्वालिटी बनती है जो काम की बनती तो और भी है, ये भी सच है ये भी सच है, पर सबसे काम की इंफॉर्मेशन ये देता है। Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस हमेशा Z1 के मॉडुलस और Z2 के मॉडुलस से लेस देन और इक्वल टू रहेगा, इक्वल टू साइन आएगा जब एक लाइन में आएंगे। Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा दोनों के डिफरेंस से, इक्वल साइन आएगा जब वो दोनों के दोनों एक लाइन में आएंगे। क्लियर? अब देखो, अब कोई डाउट आया हो? सोचो, कोई पार्ट हो जो अच्छा ना लगा हो, दोबारा पूछना। क्लियर है? इनइक्वालिटी कैसे लिखते हैं? दोनों का सम इंडिविजुअल के जो मैग्नीट्यूड्स हैं दोनों के सम से हमेशा छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा, डिफरेंस है मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से बड़ा रहेगा या इक्वल हो सकता है। इन्हें बोलते हैं ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी, ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। क्लियर है? दो पार्ट किए हमने,
पहला पार्ट क्या है कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट वाला पार्ट। मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर क्या होता है। और तीसरा ही मॉडुलस में इनइक्वालिटीज कौन कौन सी आती है, ये वाला पार्ट। चले इस आगे, इसको यूज भी करेंगे, अभी केवल इसका बेसिक बताएं, इसको अप्लाई कैसे करना है वो थोड़ी देर में नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। थर्ड पार्ट, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू लेट अस से 4 दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। हाँ, कि कहीं पर भी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये होता है, देखो कहीं पर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कोई फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर लेट अस से z1 इज इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है, लेट अस से 1 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये होता है z1 माइनस z2 का मतलब होता है फाइनल पॉइंट, वेक्टर्स की तरह ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। z ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z माइनस z1 फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट बनता है एक वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर ये बनेगा z माइनस z1, क्योंकि वेक्टर्स की तरह ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो z माइनस z1 का मतलब होता है z को z1 से जोड़ने वाला एरो, और इसका मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इस एरो की लेंथ। इस एरो की लेंथ मतलब z की z1 से दूरी कितनी है वो बताता है मॉडुलस ऑफ z माइनस z1। दोबारा से बता, z माइनस z1 का मतलब है ये है z कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है z1 कॉम्प्लेक्स नंबर। z कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है ओरिजिन को z से ज्वाइन करेंगे, ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओरिजिन को z1 से अटैच करेंगे, ये z1 कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर। अगर मुझे इस वेक्टर के बारे में जानकारी चाहिए तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट से आता है, या फिर मैं इसको अगर x मान लूं तो ये बनेगा z1 प्लस x वेक्टर शुड बी इक्वल टू z। तो यहां से लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू z माइनस z1, ये बनता है। इसके हेड पर इसकी टेल अटैच की है, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू रिजल्टेंट z। तो यहां से x की वैल्यू बनती है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट z माइनस z1। तो ये जो x है, ये जो z माइनस z1 वेक्टर बना है, ये है ये वाली एरो। अगर इसका मैं मॉडुलस ले लेता हूं तो z और z1 के बीच की दूरी को ये रिप्रेजेंट करेगा, इस एरो की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये बात सही? तो z माइनस z1 रिप्रेजेंट्स, दिस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन z पॉइंट एंड z1, कि z और z1 पे जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कहीं पर मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं z माइनस 0 इज इक्वल टू 4। बात सही? इसका मीनिंग क्या हुआ? ये रिप्रेजेंट करता है z और 0 प्लस 0 आयोटा के बीच के डिस्टेंस को। 0 प्लस 0 आयोटा ये है और ये कोई z, तो z माइनस 0 का मतलब हुआ z और 0 के बीच का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और z है वेरिएबल x प्लस आयोटा y, कि z ऐसा पॉइंट है कि उसकी दूरी 0 से फिक्स है, कितनी? 4 के बराबर है। बता सकते हो z कहां रहना चाहिए? z एक ऐसा पॉइंट है जिसकी दूरी 0 से फिक्स कर दी गई, दूरी फिक्स की है, डायरेक्शन नहीं। z की दूरी 0 से फिक्स है और वो 4 दूरी पे रहता है, तो z कहां कहां हो सकता है? किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। और भी स्पेसिफिक बता सकते हो कहां पे हो सकता है? अगर कोई पॉइंट दूसरे पॉइंट से फिक्स दूरी बनाए हुए है तो वो पॉइंट कहां रह सकता है? कहीं कहीं तो रह सकता है, स्पेसिफिक जगह पे रह सकता है, सर्कल पे। सर्कल की खास बात ये होती है कि सर्कल की बाउंड्री पे जो पॉइंट है वो हमेशा सेंटर से फिक्स दूरी बना के रह रहे। तो z की और 0 की दूरी अगर हमेशा 4 रहनी है तो z कहां रह सकता है? इससे 4 डिस्टेंस पे रह सकता है। तो 0 से 4 डिस्टेंस क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस 4 है, तो ये रेडियस 4 रहेगी और ये जो सर्कल रहेगा, ये सर्कल के ऊपर z कहीं पे भी हो सकता है, ये भी z 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 हो सकता है। बात समझ में? अगर मैं ये लिख दूं मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? z की दूरी इस कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 प्लस 0 आयोटा से फिक्स है और वो 1 के बराबर। ये डिफरेंस के मॉडुलस का मतलब ये हुआ कि z की दूरी
z माइनस z1 क्या है 1 प्लस 0 आयोटा, इस 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा। कहां पर है 1 प्लस 0 आयोटा, x1 y प्लस 0 आयोटा 1,0, ये पॉइंट है z1। बोल रहे z की दूरी इस 1 से, z की दूरी इस 1 पॉइंट से 1,0 पॉइंट से हमेशा 1 रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो z है इससे 1 डिस्टेंस पे रहता है, तो ये रहेगा सेंटर, और 1 डिस्टेंस पे कौन से पॉइंट्स होंगे, एक सर्कल बनेगा, z इस सर्कल के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन का मतलब है z की दूरी 1 से फिक्स है, 1 के बराबर है। इस पॉइंट से z की दूरी फिक्स है और कितनी है 1 के बराबर, तो 1 रेडियस का मैं सर्कल बनाऊंगा तो मुझे पता है यहां से पास करेगा, तो ये z की सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। बात सही। एक और देखो, z माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू √2। क्या मतलब हुआ, z की दूरी इस पॉइंट से फिक्स है और √2 डिस्टेंस रहेगा इस पॉइंट से। अगर आप देखो, क्योंकि z एक वेरिएबल पॉइंट दिया हुआ, z अगर x प्लस आयोटा y, तो z की दूरी 1 प्लस आयोटा से, 1 प्लस आयोटा कहाँ आएगा, रियल एक्सिस पे 1, इमेजिनरी एक्सिस पे भी 1, 1,1 प्लस आयोटा को रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट से z की दूरी फिक्स है और √2 है। √2 क्यों दी होगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है √2 ही बनेगा, ये 1 ये भी 1 दिया हो, तो अगर ये 1 है ये 1 है तो जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 ही बनता है। तो ये जो पॉइंट होगा z, वो एक सर्कल में रहेगा जिसकी रेडियस रहेगी √2 और जिसका सेंटर रहेगा 1,1। बात सही। तो z कहां कहां हो सकता है, z इस सर्कल पे हो सकता है। तो जो मॉडुलस का ग्राफिकल मीनिंग है, जो आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, वो ये बननी चाहिए कि z की दूरी इस पॉइंट से इतनी फिक्स है। अगर किसी पॉइंट से दूरी फिक्स कर दोगे तो वो कहां पर हो सकता है, एक सर्कल पे हो सकता है जिसकी रेडियस √2 के बराबर होनी चाहिए, तो ये बनेगा √2 के बराबर। बात सही है। यहां से आपको समझ में आएगा कि जब हम रियल नंबर्स का मॉडुलस लेते थे, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो वहां तो ये बोलते थे x इज इक्वल टू +2 -2, ये बोलते थे ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये नहीं बोल रहे, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 2 है, फिर हम ये नहीं बोलने दे रहे कि z की वैल्यू +2 या -2 है। क्यों नहीं बोलने दे रहे, उसका रीजन ये देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसका मतलब क्या हुआ, z माइनस कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो z माइनस 0 इज इक्वल टू 2 लिखा जा सकता है। बात सही। z की दूरी 0 प्लस 0 आयोटा से, z की दूरी 0 प्लस 0 आयोटा से कितनी है, 2 के बराबर है। z माइनस z1, इसका मॉडुलस z और z1 की दूरी 2 के बराबर है, तो इसका मतलब जो z है वो इस पॉइंट से कितनी दूरी पे रह सकता है, 2 दूरी पे, 2 डिस्टेंस पे। ये सर्कल बनेगा जिसका डिस्टेंस 2, ये है ओरिजिन। ये पॉइंट क्या बनेगा, रियल नंबर लाइन पे आएंगे, 2 डिस्टेंस आगे आएंगे तो 2,0, एक पॉइंट तो ये बनेगा। उधर की तरफ जाएंगे, पॉइंट क्या बनेगा -2,0। तो अगर केवल रियल नंबर्स को देख रहे हो आप, तो रियल नंबर्स पे तो 2 ही पॉइंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, +2 और -2। रियल नंबर की वैल्यू +2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, रियल नंबर की -2 वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो जब हम रियल नंबर्स के केस में मॉडुलस की बात करते हैं तो इसलिए +-2 आता है कि अगर केवल रियल नंबर्स पे ही आपकी नजर है तो वहां तो केवल +2 और -2 दो ही पॉइंट मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, हम बोलते हैं x इक्वल टू +-2। पर अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कंफर्टेबल हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल ये 2 पॉइंट नहीं, आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉइंट भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता मिलेगा। ये पॉइंट कौन सा है, 2 डिस्टेंस ऊपर 0,2 आयोटा, इसका मॉडुलस निकालो, ये भी 2 आएगा। पर ये रियल नंबर नहीं, जो 2 आए 0 + 2 आयोटा रियल नंबर नहीं है, तो एक्स एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे इसको नहीं दिखा सकते थे। ये पॉइंट भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 0 - 2 आयोटा। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 2 का मतलब है इनफाइनाइट पॉइंट्स जो 0 से 2 डिस्टेंस बना के चल। पर रियल नंबर्स के केस में, रियल नंबर के केस में 0 से 2 डिस्टेंस बनाने वाले 2 ही पॉइंट है, एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, क्योंकि ऊपर नीचे तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर तो केवल इस लाइन के अलोंग थे। तो 0 से 2 डिस्टेंस बनाने वाले 2 ही पॉइंट है, एक 2 एक -2। इसलिए मॉडुलस जब रियल नंबर में खोलते हैं तो +- साइन लगा के खोलते हैं, यहां पर अलाउड नहीं। यहां पर मॉडुलस हटाओगे तो +-2 नहीं लिख सकते, इसका मतलब तो आपने ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल ही उड़ा दिया, आप केवल 2 ही पॉइंट बोल रहे, पर इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स थे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते। बात समझ में आई। तो जो रियल नंबर वाले मॉडुलस में कंफ्यूजन हो रहा होगा, यार रियल नंबर में मॉडुलस अलग तरीके से ओपन करते थे, यहाँ मॉडुलस का मीनिंग ही अलग बता रहे।
मीनिंग अलग नहीं है। रियल नंबर्स में वो स्पेशल केस होता था, केवल इस लाइन के ऊपर मॉडुलस इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब पूरे प्लेन में मॉडुलस इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। प्लेन में मॉडुलस में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। एक लाइन पे अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो केवल 2 पॉइंट आते हैं, इसलिए मॉडुलस हटाएंगे तो +2 और -2 आते हैं। बात सही समझ में आई इसका? एक क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ मॉडुलस ऑफ z-2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z+2, ये दिया हुआ। प्रूव दैट z इज z is not equal to 0. Prove that z is a purely imaginary number. Z mod of z minus 2 is equal to mod of z plus 2. प्रूव करो z is a purely imaginary number. इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक जो हमने क्लास में पहले भी किया है, अगर कुछ समझ में ना आए x प्लस आइटा वाई लो, सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो, काम बन जाएगा। करके देखो एक बार, उस तरीके से करके देखो। बोल रहा है z माइनस 2 का मोड इज इक्वल टू z प्लस 2 का मोड, तो प्रूव करो z एक प्योरली इमेजिनरी नंबर। मान लो z क्या है? z है लेट अस से a प्लस आइटा b या x प्लस आइटा y, और जो वो बोल रहा है करते जाओ, फॉलो करते जाओ। a प्लस आइटा b माइनस 2, इसका मोड a प्लस आइटा b प्लस 2, इसका मोड a माइनस 2 प्लस आयोटा b, इसका मोड a प्लस 2 प्लस आयोटा b, इसका मोड। क्या बनेगा इसका मोड? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसका क्या बनेगा मैग्नीट्यूड? a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर से b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक तरफ ले जाते हैं। a माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस a प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या दोनों तरफ ओपन भी कर सकते हो। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, दोनों का सम 2a, दोनों का डिफरेंस -4 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। a की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? रियल पार्ट 0 है तो ये क्या होना चाहिए? प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो ये हमेशा प्योरली इमेजिनरी रहेगा। अगर ये 0 प्लस 0 आइटा नहीं बन रहा है तो ये 0 प्लस समथिंग आइटा बनेगा, तो इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी। आसी ये लंबा तरीका है जो हमने क्लास में भी किया था, और ये प्रॉपर तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। इसी क्वेश्चन को अब अगर मैं सॉल्व करता इस जानकारी से कि मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 का मतलब क्या है, ये बोल रहा है z का डिस्टेंस 2 से, ये तो साफ साफ दिख रहा है। z को इसको लिख सकते हैं z माइनस 2 प्लस 0 आयोटा, बात सही, इज इक्वल टू, अब इधर क्या करूं मैं? इधर लिखा हो z प्लस 2 लिखा हुआ है, पर मेरे को तो आदत है z माइनस समथिंग लिखने की। कोई बात नहीं, इसे लिख सकते हैं z माइनस 2 प्लस 0 आयोटा, है ना। z माइनस समथिंग लिखना था, प्लस 2 था तो क्या हुआ? माइनस साइन बाहर ले ले। इस बात का मीनिंग क्या हुआ? z का डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल टू z का डिस्टेंस इस पॉइंट से। ये कौन सा पॉइंट है? ये तो पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट आएगा यहां पर 2 पर, x2 y0, इमेजिनरी पार्ट 0, ये बनेगा -2,0, ये -2, y की वैल्यू 0, इमेजिनरी पार्ट की 0। ऐसा पॉइंट बताओ जिसकी दूरी इन दोनों से बराबर हो। आप अगर इमेजिन करोगे तो बिल्कुल दोनों के सेंटर में होना चाहिए। ये पॉइंट हो सकता है जिसकी दूरी दोनों से बराबर, दोनों से दूरी बराबर। अगर दूरी बराबर मेंटेन करनी है तो ये पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, दोनों डिस्टेंस अब भी बराबर है। यहां पर हो सकता है आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। यहां पर होगा, दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। यहां पर होगा, दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। तो ये पॉइंट कहां हो सकता है? बिल्कुल सेंटर वाली लाइन पे होना चाहिए, क्योंकि सेंटर वाली लाइन से इधर आया तो 2 के ज्यादा पास है, उधर गया तो -2 के ज्यादा पास है। अगर दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो इसका मतलब ये सेंटर वाली लाइन पे होना चाहिए। ये सेंटर वाली लाइन क्या है? इमेजिनरी एक्सिस ही तो है। तो ये जो z पॉइंट होगा ये कहां होना चाहिए?
इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर घूमेगा तभी दोनों से बराबर दूरी बना के चलेगा। अगर दोनों से बराबर दूरी बनाई है तो z क्या होना चाहिए, इमेजिनरी लाइन पे। इमेजिनरी लाइन पे है तो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। जीरो होना उसे अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो इसमें हमने पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, जो वो बोल रहे हैं अगर हम उसे विजुअलाइज करते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है कि z का डिस्टेंस -2 से z का डिस्टेंस 2 से बराबर होना चाहिए। अगर आप थोड़े टाइम बाद देखना शुरू करोगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि यार बराबर दूरी तो होगी तो सेंटर पे होना चाहिए, सेंटर वाली लाइन पे होना चाहिए। सेंटर वाली लाइन पे रहेगा तो ये तो इमेजिनरी एक्सिस होती है, खेल खत्म। तो सॉल्व करने से पहले ही हमें दिखाई देने लग जाएगा। बात सही। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन में ये बनाऊं अब सिमिलर सा, z माइनस, बस लास्ट ही है चिंता मत करो, z+1 का मॉडुलस इज इक्वल टू z-3 का मॉडुलस, और पूछा है फाइंड रियल पार्ट ऑफ z। क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z+1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z-3। एक तरीका है बिल्कुल सिंपल, z को x प्लस आइटा y लिखो और सिंप्लीफाई करते चलो, खुद ही वो बता देगा क्या आंसर आना चाहिए। एक दूसरा तरीका है, अब इस तरीके से एक बार विजुअलाइज करके देखो। बस लास्ट खत्म। इसका मीनिंग क्या हुआ, z का डिस्टेंस 3,0 से 3 + 0 आइटा लिखा हुआ, तो यहां पर होगा 3,0। ये क्या लिखा हुआ, z का डिस्टेंस कहां से, z -1 + 0 आइटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, z -1। z का डिस्टेंस किससे, -1 पॉइंट से। -1 किधर होगा, यहां होगा -1। बोल रहे z का डिस्टेंस -1 से और z का डिस्टेंस 3 से बराबर होना चाहिए। सेम लॉजिक अगर लगाएं तो अगर बराबर होना चाहिए तो इनको बीचों बीच होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होना चाहिए। सेंटर वाले पॉइंट से देखोगे ये डिस्टेंस बराबर, यहां पर आएगा ये डिस्टेंस बराबर, यहां पर आएगा ये डिस्टेंस बराबर, तो सेंटर वाली लाइन पे होना चाहिए। ये सेंटर वाली लाइन को क्या बनेगी, दोनों का मिड पॉइंट बनना चाहिए। क्या है मिड पॉइंट, 3 - 1, 2 / 2, 2/2 इज 1, ये पॉइंट 1,0। तो ये जो लाइन है इस पूरी लाइन पे x = 1 रहेगा, क्योंकि ना इससे आगे आना आपको ना इससे पीछे जाना। तो ये x की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो रियल पार्ट की वैल्यू क्या रहेगी, 1 + 0, 1 + आइटा, 1 + 2 आइटा। x की वैल्यू, रियल वाले पार्ट की वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगी, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये विजुअलाइज करके कर सकते हो, आपको x + आइटा y नहीं लिखना, x + आइटा y नहीं लिखना, सिंप्लीफाई नहीं करना, फिर उसके बाद आपके पास x की वैल्यू 1 आएगी। या तो ये तरीका है, गलत वो भी नहीं है, वो बस थोड़ा टाइम टेकिंग। अगर मैं विजुअलाइज कर सकता हूं कि एक हो क्या रहा है, फिर मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि अगर मैं डिस्टेंस की टर्म्स में इसको देखता हूं, z - z1 का मॉडुलस मतलब z का z1 से डिस्टेंस। क्लियर है, समझ में। कल इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे, आज इतने।